हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी दीर्घ उत्तरीय वाले। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से सवाल जरूर एग्जाम आप लोग पूछ जाएगा और समझ लीजिए। जी हाँ, यहाँ रटने के लिए मना है, रटना मना है। हर एक चीज को समझिए, क्योंकि दीर्घ उत्तर वाले आपको पता है दोस्तों, जो दीर्घ उत्तर है वो दीर्घ वाले होते हैं, यानी कि बड़े बड़े आंसर वाले होते हैं, जो कि 5 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। तो हर एक चीज को समझ जाइए, मैं समझा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो जो क्वेश्चंस में देखोगे ना, जब एग्जाम में आएगा तो आपको फिर मतलब आप लिखोगे ही। अगर एक बार भी देख लेते हो ना तो भी लिख लोगे। चलो शुरू करते हैं। आप सभी का हाईली डिमांड था कि दीर्घ उत्तरीय वाला लाइए, तो दीर्घ उत्तरीय वाला आ चुका है। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, सुन लो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं उसको देखने के लिए। ठीक है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। बोला कि जब कॉर्न लॉ समाप्त किया गया तो इस फैसले पर ब्रिटिश सरकार ने जो फैसला लिया तो क्या प्रभाव हुआ। तो देखो, कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात होने किया जाने लगा। देख, कॉर्न लॉ मतलब ब्रिटेन में एक लॉ लगाया था। कौन सा? कॉर्न लॉ, जिसके तहत बाहर से कोई खाद्यान्न निर्यात नहीं हो सकता। मतलब बाहरी देशों से ब्रिटेन में कोई भी खाद्यान्न सामान, खास करके मक्का, आयात नहीं हो सकता, मतलब नहीं आ सकता था। ठीक है, लेकिन जब ये लॉ हटा दिया गया तब को क्या हुआ, बाहर से पूरा भरपूर मात्रा में खाद्यान्न सामान आने लगा। ब्रिटेन मतलब मक्का वक्का सब आने लगा। तो क्या हुआ आगे देखो, विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्न से बहुत सस्ते थे। जो विदेश से आते, मान लो ये ब्रिटेन है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा देश है, तो इन देशों से जो ब्रिटेन में खाद्यान्न पहुंचता था, खाने का सामान जो पहुंचता था, जो भी सब्जी वब्जी पहुंचता था, वो ब्रिटेन में जो पैदा हो रहा था उससे सस्ता था। ठीक है, फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके, जिसके कारण जो ब्रिटेन के किसान थे, क्योंकि यहाँ से जो सामान आता वो सस्ता में बेच रहा था, और ब्रिटेन के किसान जो इस कीमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्यों जिससे उनकी क्या हुआ, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। क्यों? अब इसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। ये देश आके यहाँ पर मक्का मान लो 2 रुपए किलो बेच दिया। अब यहाँ ब्रिटेन वाला जो है 5 रुपए किलो बैठा हुआ था, क्योंकि उसका खर्चा उतना पड़ जा रहा था। ठीक है, सरकार को टैक्स देना, महंगा बीज, और इनके पास क्या है, इनको सरकार, ये सब देश सरकार इनको हेल्प कर रहा था, इनका टेक्निकल अच्छा था, अच्छे अच्छे सामान उपज, ज़्यादा उपज हो रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटेन के किसान मार खा गए, वो लोग उसका टक्कर नहीं दे पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गाँव के गाँव वीरान हो गए। गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। भाई साहब, जब खेती करके कुछ लाभ ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये चीज हुआ था कॉर्न लॉ समाप्त करने के बाद। अगला सवाल है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कर। वैश्वीकरण मतलब जानते हैं दोस्तों, जब विभिन्न देश परस्पर एक दूसरे से के साथ व्यापार करता है तो इसी क्रिया को बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब क्या? जब अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होता है तो इसी को लगभग वैश्वीकरण कहा जाता है। देखो क्या है, वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। मतलब उपनिवेशिक मतलब क्या, जब भारत में दूसरा का बोलबाला था, मतलब अंग्रेजी शासन था, तब भी ये थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए, ठीक है, 19वीं शताब्दी क्या, जब यूरोपीय जब भारत आए, उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। जब 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए तो उस समय दोस्तों भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात, आपको पता है दोस्तों, भारत पहले मसालों के लिए फेमस, समझ गए। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया। 1990 के बाद क्या, वैश्वीकरण का युग आया, और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई, जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों के से स्पर्धा करने में असमर्थ थी। क्यों? वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण का युग आया, मतलब कि अब भारत में भी दोस्तों विदेशों से सामान आने लगे, और भारत का भी सामान विदेशों में जाके बेचने लगा सब कोई। लेकिन जो भारत के किसान था ना, उस मूल्य का मुकाबला नहीं कर पाए। देखा आगे क्या होता है, देखो यहाँ पर, क्योंकि उन देशों में देखो यहाँ पर परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा नहीं करने में असमर्थ थी। अब वैश्वीकरण का युग मतलब क्या, अब हर एक देश का व्यापार होगा, आपस में मेलजोल होगा, भारत जाके अमेरिका में बेचेगा, अमेरिका के भारत में बेचेगा, इस प्रकार का चीज होने लगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, देखो भारत क्यों नहीं यहाँ पर मुकाबला कर पाया, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार की तरफ से अत्यधिक सहायता की जाती थी। मतलब जो दूसरे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाहे जो भी देश हो गया उस वक्त, ठीक है, वहां पर दोस्तों कृषि के लिए सरकार की तरफ से क्या बोलते हैं, सब्सिडी मिलता था। 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई, ठीक है, 1991 के बाद भी लागू रही। इस कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने का मौका हुआ गया था। अब वैश्वीकरण शुरू हो गया, समझ लो, ठीक है, बहुत सारे देश आपस में हमारे देश में आकर सामान बेचने लगे, हमारे देश वाला सामान विदेश जाने लगा। लेकिन जो हमारे देश वाला सामान था वो महंगा था। क्यों किसान खुद उगाते थे, सरकार उसको हेल्प नहीं करती थी, और जो विदेश से सामान आते थे ना वो सस्ते होते थे,
सरकार उसको हेल्प करती थी, सब्सिडी वब्सिडी देती थी, तो जिस कारण दोस्तों भारत के किसान उन सामानों का मुकाबला उन दामों में नहीं कर पाए और इसलिए वो पीछे हट रहे थे। लेकिन फिर 1990 के दशक के बाद दोस्तों जब 1991 आया तो कुछ नियमों में ढील दिया गया, सरकार की तरफ से हो सकता है कुछ छूट दिया गया और इस कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। तो इस प्रकार दोस्तों वैश्विक में कुछ खास लाभ नहीं हुआ था क्योंकि भारतीय किसान उतना कम दाम में सामान नहीं बेच पा रहे थे। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट कर बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देख लो। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या क्या है। देखो औपचारिक स्रोत क्या है, जब भी दोस्तों लिखोगे ना तो एक तरफ औपचारिक लिखना, एक तरफ अनौपचारिक लिखना, क्योंकि इसमें लिखा नहीं रहा था इसलिए औपचारिक यहाँ लिखना, अनौपचारिक यहाँ लिखना और लिखना एक एक पॉइंट। सबसे पहले देखो ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जैसे बैंक और सहकारी समितियां। जो औपचारिक स्रोत है ना ये क्या सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जैसे बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गया। उसके बाद ये देखो अनौपचारिक में क्या हो जाएगा, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। इनकी ब्याज दर निश्चित होती है जबकि इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता जबकि अनौपचारिक ऋण से ऋण लेने पर लोगों का शोषण होता है। शोषण मतलब क्या, अगर किसी लोग से ले लिए पैसा नहीं दोगे तो आपको मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं होता है, वहां सारा चीज ऑफिशियली होगा। इसकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करता है। कभी कभी दोस्तों औपचारिक जो ऋण लेते हैं वो माफ भी हो जाते हैं किसानों का, लेकिन अगर किसी आदमी से लोगे ना तो कभी वो माफ नहीं करने वाला है। ठीक, इसकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करता है, लेकिन इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाने का होता है। भैया रोकड़ा चाहिए रोकड़ा, मैं तुमको पैसा दूंगा तुम मुझे बदले में सूद दो, ये चीज चलता है यहाँ पर। ठीक है हो गया। अगला सवाल है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाते, उदाहरण देकर समझाइए। देखो कितना अच्छा सवाल है, दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाता मुद्रा। देखो क्या है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बहुत ही अच्छी तरह समझ अच्छा तारा नहीं अच्छी तरह होगा सुलझाती है। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका ठीक है वह इसका क्या कर सकता है, इसमें कोई भी सामान खरीद सकता है मुद्रा के उपयोग करके, किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से उसको यूज कर सकता है। ठीक है, किसको, मुद्रा को। मुद्रा का यूज आप लोग कोई भी सामान खरीद सकते हो। और वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, दोहरे संयोग मतलब क्या होता है, आप चावल दो, चावल के बदले आप चीनी ले लो, ये चीज होता है दोहरा संयोग। वो क्या आया, बीच में मुद्रा आया, दोनों एक दूसरे को पैसा दो ले लो सामान, ये मुद्रा आया। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, जहां पर पैसा नहीं चाहिए, जहां पर वस्तु का विनिमय होता है। तुम कुछ और वस्तु दे दो तुमको और वस्तु मिल जाएगा। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अब मान लो कि तुम चावल दे रहा है जिसको उसके पास चीनी है, तुम उसे चीनी ले रहा है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उसको चावल दो बट उसको चावल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसको उसके पास चीनी है लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको चाय चाहिए, चाय बनाने के लिए, तो आपसे वो चावल क्यों लेगा, नहीं ना। ऐसे में दोस्तों क्या है, मुद्रा आया बीच में और भाई साहब तुम उसको चावल दे दिया, उसके बदले पैसा ले लिया और तुम पैसा देके किसी चीनी खरीद लिया और ये क्या क्या है, इसके पास तो था ही पैसा, ये कोई सामान खरीदा, पैसा इसके पास था तो पैसा लेके जाके चाय खरीद लिया, हो गया। मुद्रा किस प्रकार समझाया, देखते हो बहुत आसान है। अगला देखो उदाहरण क्या है, जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उन्हें उसके जूता खरीदे बल्कि साथ साथ उन्हें गेहूं भी बेचे। ठीक है, अब जो जूता कंपनी है, जूता निर्माता कर रहा है, जूता निर्माण कर रहा है, उसको ऐसे किसान को देखने की जरूरत नहीं है कि जो क्या करे, जो केवल जूता खरीदे बल्कि साथ साथ वो गेहूं भी बेचे। ठीक है, मतलब क्या, वो जूता लेगा और उसके बदले उसे गेहूं दे देगा। उससे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार जो तुमने जूते को मुद्रा में बदल लिया तो बाजार में गेहूं अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। मेरा उस जूता को बेच दिया, उस पैसे के बदले कोई भी सामान खरीद सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। क्या किया, सबसे पहले उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत उसने गुमास्ता नियुक्त किया, बहुत सारे काम किया था। ठीक है, तो एक नई तकनीक लागू की। देखो आगे क्या क्या करता है वो, कंपनी कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारों और दलालों को खत्म करने के लिए बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। मतलब डायरेक्ट, अब भैया बीच में कोई नहीं रहेगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा बुनकरों के पास और बुनकरों से कपड़ा खरीद ले आऊंगा, अपनी कंपनी में बेचूंगा। मतलब बीच में कोई दलाल उलाल नहीं रहेगा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। मतलब डायरेक्ट अब क्या कर दिया, एक कुछ आदमी को नौकरी पर रख दिया, कंपनी के ही कुछ आदमी को बोल दिया तुम जाओ और बुनकरों से कपड़ा लाना, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवा देना, उससे कपड़ा सिलवाना और कंपनी में ले आना। इस प्रकार से कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा देगी। अब कंपनी जिस बुनकर के साथ सौदा करेगा वो बुनकर किसी और कंपनी को माल नहीं बेच पाएगा।
ठीक है। और इसके लिए उन्हें पेशगमी रकम भी दी जाती, इसके लिए अच्छी खासी उसको रकम भी दी जाती थी। अगला सवाल क्या देखो, एक बार ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था, जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। बिल्कुल सही है भाई साहब, तुम उससे कर्जा लोगे तो कपड़ा तो तुम्हें उसको ही देना पड़ेगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना पड़ेगा। उसे वो किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। मान लो कंपनी ने उसको कर्जा दिया और उस कर्जे से वो सामान बनाकर किसी और कंपनी को बेच दिया, ही कभी सही है नहीं ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग से तरीके अपनाए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कर। देखो, महामंदी ने भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह क्या प्रभावित कर दिया, कैसे? 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। ठीक है, लगभग आधा, मतलब न सामान जा रहा था ज्यादा, न ज्यादा आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई थी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय कीमत मतलब विदेशी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में भी कीमतें गिर गई। और गेहूं का दाम 50%, अगर 5 रुपए किलो तो 2.5 रुपए किलो हो गया। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। उस कृषि उत्पादनों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिल रहा था। मतलब जितना कर भैया देना पड़ता था सरकार को, उतना देना ही पड़ रहा था, बल्कि उनके बेच के उतना सामानों को बेच के भी उतना पैसा नहीं आ रहा था उन लोगों के पास। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी, लोगों को सोना और चांदी जैसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। क्यों? सिर्फ कर चुकाने के लिए। भारतीय पटसन उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित हुए। भारत का जो पटसन उत्पादन करता था वो लोग व्यापक रूप से प्रभावित हुए। हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा, जिनकी आय निश्चित थी। भैया नौकरी करो पैसा ले लो, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन पर बंधा बनाया भाड़ा मिल जाता था, उन्हें महामंदी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी काज करता थे उन्हें कोई, क्योंकि उन्हें मंथली इनकम मिल रहा था। लेकिन जो किसान थे, सबसे ज्यादा किसान पर पड़ा, क्योंकि दाम घट गए थे और उन्हें कर चुकाना था तो वो भी चुका नहीं पा रहे थे, जिसके कारण सारा चीज उन्हें गिरवी रखना पड़ा था, बेचना पड़ता, सोना वोना सब कुछ। सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके क्या क्या लाभ है? तो देखो, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है ना दोस्त, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। मतलब क्या? मतलब आप देखेंगे आपके गांव के भी कुछ लोग जाके कुछ पार्टी में हकदार होते हैं, कुछ पार्टी में भाग होते हैं ना, तो ही सत्ता की साझेदारी होता है। मतलब सत्ता की साझेदारी में हर एक लोग का इसमें भागीदारी होता है, हर एक लोग नेता में, मतलब पार्टी पॉलिसी करता है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी, अब आपका गांव का अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपका गांव का लोग जाके पार्टी को बताएगा, पार्टी आके आपका हेल्प कर देगा। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है। लोकतंत्र मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होती है? प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो जब वहां पर लोग भाग लेते हैं तभी ये संभव हो पाएगा। सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित लाभ है, क्या क्या देख लो। सबसे पहला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। इसके बिना लोकतंत्र की यानी कि प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती, नहीं होगा। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या? लोकतंत्र का मूल मंत्र। ये पॉइंट बहुत अच्छा याद रखना। जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, सभी जाति का हित देखा जाता है। ऐसा नहीं चलो भाई इस कास्ट के लोग को ज्यादा अच्छा देंगे, इस कास्ट के लोग को नहीं देंगे, ऐसा नहीं, सभी को बराबर का अधिकार और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना क्या होती है? समाप्त हो जाती है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। फूट नहीं होता, टकराव होता नहीं है, क्योंकि सभी जाति को अलग अलग समान तरीके से अधिकार मिल रहा है। सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। और सत्ता की साझेदारी द्वारा ही दोस्तों जो गृह युद्ध होता है, जो झगड़ा होता है गांव-गांव में, ठीक है, शहर में, वो कम हो जाता है और गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाता है। तो सत्ता की साझेदारी दोस्तों बहुत ही जरूरी। इसमें हर एक लोग पार्टी में भाग लेते हैं और अपना अपना बात रखते हैं। सत्ता की साझेदारी मतलब अलग अलग हर एक जगह पर यहाँ पर मतलब अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी को शेयर कर देना। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में बोलना और किस प्रकार की वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, मेरा सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बस पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।